हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग आज इंडियन पॉलिटी का पार्ट 17 का डिस्कशन करेंगे और ये हमारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ईमानदारी से देखिए और याद करने की भी कोशिश कीजिए। और याद करने के लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट का भी और कुछ ट्रिक का भी सहारा लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है घटना चक्र के पॉइंटर में कि ये सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाती है, क्योंकि ये पूर्वालोकन का सार है इसमें। तो इसलिए जो भी हमारा कॉन्सेप्ट इसके बीच में सिलेबस को कंप्लीट करने में इनकम्प्लीट हो जाता है, उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी की टर्म है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पॉलिटी का 17 लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 16 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख के आइए, जिससे कि आपका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। क्योंकि इस पॉलिटी में क्या होता है कि पहले से लेकर लास्ट तक का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी होता है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप पीछे का लेक्चर पक्का देखिए, ताकि आपका जो 15 क्वेश्चन आएगा पीसीएस में चारों में वो क्लियर रहे। और आप करंट अफेयर को देखना ना भूलें डेली, क्योंकि करंट अफेयर आपका 30 से 35% क्वेश्चन कवर करता है। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पॉइंटर का। तो आज हम लोग गवर्नर का स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नर का है, तो गवर्नर तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें जाननी चाहिए। जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम है, उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप इसको ध्यान से देखिए। और उनके लिए ही मैं, जो बाकी तो पुराने प्लेयर हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पॉइंटर लेंगे धड़ धड़ अपना करते जाएंगे। लेकिन जो वनडे वाले हैं, चारों के लिए जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको आप लोग को बेसिक कंसेप्ट जानना चाहिए, और इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम दे देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो इस गवर्नेंस शुरू करने से पहले हम आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप समझने और याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है। और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को ऑनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा, जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो, और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं, और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे, जो क्विक रिवीजन होगा, और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ, सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, आप BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आप कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। ये गवर्नर को समझने से पहले या उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पॉलिटी में है कहाँ, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्थान कहाँ पर है, ये किस पार्ट में है, ठीक ना। तो हमने अब तक जो पढ़ाई की है, तो हम ये अब तक की जो हम पढ़ाई की उसमें ये जानते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ही पार्ट हो, गवर्नमेंट ही देश को पूरा चलाती है और गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक, तो जुडिशरी, ये तीनों जो मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं और ये पूरा देश को रूल करते हैं, चलाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं सब। इसमें एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, लीगल लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, रूल रेगुलेशन पॉलिसी सबको बनाना। जुडिशरी का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना कि ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं हो रहा है, तथा इन दोनों ब्रांचों को क्या करती है? चेक और बैलेंस करती है, ठीक ना, और न्याय प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक, तो ये आपका गवर्नमेंट का जो यहाँ तो गवर्नमेंट हो, अब इसी पर बात करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, 3 ब्रांच जो गवर्नमेंट की है, ये तीनों ब्रांच हर गवर्नमेंट में दिखाई देगा, दुनिया का कोई गवर्नमेंट हो। तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट का लेवल की बात करते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट का लेवल जो होता है, अब इसको हम गवर्नमेंट अब लेवल की बात करेंगे तो 3 लेवल में है। फर्स्ट लेवल जो है जिसको हम ये कहेंगे L1, अगर हम इसका नाम देते हैं L1, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे L2, इसको बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट। ठीक, अभी 3 गवर्नमेंट है, तीनों गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक ना, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है। ठीक, इसमें लेजिस्लेटिव का पावर है लेकिन कुछ अलग अलग कंडीशन है। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की बात है और ये 2 लेवल, फर्स्ट और सेकेंड लेवल है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से है, फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये 1992 में इसको इंसर्ट किया गया, अमेंडमेंट करके डाला गया, ठीक ना, जिसमें आपको 73 या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिलेगा। तो हम लोग अभी लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक, हम लोग किसकी बात करेंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक ना। तो अब बात आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पूरा जो इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, क्या एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक, हम अभी पिछले अध्याय में पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में अब तक हम यही देखते आए हैं कि ये किस में है, तो ये पार्ट 5 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ये तीनों हैं। ठीक, अब उसी तरह से जब स्टेट की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव होंगे, लेजिस्लेटिव होंगे और जुडिशरी होंगे, ठीक ना। और ये किस में है? तो ये पार्ट 6 में है। ठीक, तो पार्ट 6 में हमको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, और इस यही पार्ट 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है, जुडिशरी, ठीक ना, अगर देखा जाए तो इनका कॉन्सेप्ट जो है लगभग सेंट्रल और यानी पार्ट 5 और पार्ट 6 का, अगर पार्ट 5 आपको क्लियर समझ में आ गया हो तो पार्ट 6 समझने में कोई टेंशन नहीं, सेम क्लियर, सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है, उसी तरह से गवर्नमेंट रूल होती है सब कुछ, बस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सेंटर को दिया गया है, इसीलिए इसको बोला गया है क्वासी फेडरल। यानी फेडरल तो है इंडिया, लेकिन उसमें क्या है, सेंटर की तरफ झुकाव है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हमारा पीछे सब कॉन्सेप्ट में क्लियर, अगर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा तो पॉइंटर छूट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब डिस्कशन करेंगे क्या डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक ना। पार्ट 5 और पार्ट 6 का जो हम बोले तो थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं, जिससे हमें समझने में पार्ट 6 को आसानी हो। ठीक, तो इसके लिए हम ये कहेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम पार्ट 5, किसका पार्ट 5? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं पार्ट 6, ठीक है। अब पार्ट 5 में हम बोलें कि पार्ट 5, अब पार्ट 5 में कितने आर्टिकल हैं? तो पार्ट 5 में अगर हम टोटल देखें तो हमारा पार्ट 5 की शुरुआत होती है कहाँ से? रुकिए, ये पार्ट 5 का देख शुरुआत होती है हमारा 52 से, कितना से? 50, यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं 52 से लेके कहाँ तक जाती है? तो 52 से लेके 151 तक, कहाँ तक? 151 तक। ठीक, ये रहा हमारा पार्ट 5 के पूरा आर्टिकल, इसी के अंदर सभी आर्टिकल हम डिस्कशन करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है पार्ट 6 की, तो ये हमारा शुरुआत होता है, अब इसके बाद ही ना शुरू होगा,
पार्ट यानी 5 है तो 5 के बाद सीक्वेंस बना रहेगा 6 का, तो कितना हो जाएगा, तो ये शुरुआत होती है 1 5 2 से और कहाँ तक चलती है, तो ये हमारा चलती है 2 3 7 तक। ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतना सब क्या है, पार्ट 6 में है। ठीक, ये आर्टिकल आप नोट डाउन कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव इसमें कितना होता है, तो एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल जो है 52 से लेके 78 तक आपका एग्जीक्यूटिव है। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव में कितने पर्सन हैं, तो एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं तो कौन कौन है, तो एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है पहला, फिर दूसरा देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, थर्ड देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है पीएम, फिर उसके बाद देखते हैं तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाते हैं, तो 4 हो गए। एक और पर्सन है जिसको हम लोग बोलते हैं एजी, क्या बोलते हैं, एजी, ठीक ना, तो ये आपके 5 पर्सन जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो 152 आर्टिकल जो डिफिनीशन को बताता है, ठीक ना, क्या डिफिनीशन बताता है स्टेट के। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव यहाँ से पहला हम देखें तो चैप्टर फर्स्ट में आता है पार्ट 5 का, पार्ट 6 का देखेंगे तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव आता है, क्या आता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब इस एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन आता है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ प्रेसिडेंट है 5 में, तो 6 में कौन होगा, गवर्नर। ठीक, अब गवर्नर यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल से होते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इसको अपॉइंटमेंट करता है और जब चाहे प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है, मतलब कि इनके प्रेसिडेंट के रजामंदी और इनके जीवन इनके प्रसाद के रूप में रहते हैं। ठीक ना, अब गवर्नर हो गया, गवर्नर के बाद वाइस प्रेसिडेंट तो होता नहीं है या ड्यूटी गवर्नर होता नहीं है, यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट होता है 5 में, 6 में आपका गवर्नर, वाइस ड्यूटी गवर्नर नहीं होता तो क्या हो जाएगा, सीएम। ठीक, अब उसके बाद सीएम का सीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे एजी है उसी तरह से यहाँ पर का स्टेट का ला यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी तो प्रोवाइड किया जाएगा एडवोकेट, ताकि वो कोर्ट में लड़ सके, तो उसके लिए है एडवोकेट जनरल, का है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट फॉर स्टेट। ठीक ना, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के लिए। अब रही बात एग्जीक्यूटिव में कितने आर्टिकल हैं, तो ये 153 से लेके, ठीक ना, 153 से लेके 167 तक, कितना, 167 तक। ठीक ना, तो ये इतना, अब यहीं से हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं गवर्नर पर, यह हमारा इतना बेसिक रहा। ठीक ना, अब जैसे जैसे होगा इसको हम लोग कोरिलेट करते रहेंगे, नहीं तो फिर हम थ्योरी में चले जाएंगे और यहाँ पर, तो ये हमारा बेसिक अब मालूम चल गया कि गवर्नर कहाँ पर है, गवर्नर यहाँ पर है। और गवर्नर का आर्टिकल, किस आर्टिकल में गवर्नर, तो 153 आर्टिकल बोलता है गवर्नर के लिए। और प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो प्रेसिडेंट के लिए 52 है अगर, ठीक ना, 52 है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप देखेंगे तो 63 है, क्या है, 63 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट होगा। और प्राइम मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल में होगा, तो 75 में होगा। सीएमओ यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में है, तो 74 में है। उसी तरह से सीएम देखेंगे तो सीएम को अगर देखा जाए तो ये है 164 में। ठीक, और सीएमओ को देखेंगे तो 163 में, कितने में, 163 में। और अगली बार मिलेंगे तो इस पर हम लोग ट्रिक भी डिस्कशन करेंगे, कैसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक ना, आज करेंगे तो हम लोग का मेन जो पॉइंटर कंप्लीट करना है वो छूट जाएगा, तो अगली बार मिलते हैं। तो हम लोग अगला लेक्चर में हम लोग इसका यहाँ तक तो बेसिक जो कोरिलेशन है 5 और 5-6 का एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो तो हो गया। अब इसी तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी होगा और इसी तरह से क्या बोलते हैं, जुडिशरी होगा इसमें। ठीक ना, तो सबका अगर एक चीज़ और ध्यान देते हैं थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा और हम इसमें पॉइंट जोड़ दें तो बता देते हैं। ठीक ना, क्या बता देते हैं कि पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है, ठीक ना, इसमें जो है 5 चैप्टर हैं, कितने हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक आपको मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक, और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 चैप्टर है इसमें। ठीक ना, अब याद करने का ट्रिक यही है कि इसमें ये पार्ट 5 है तो 5 चैप्टर है, ये पार्ट 6 है तो यहाँ पर 6 चैप्टर है, तो आपको ये क्लियरिटी तो हो गई ना, 6 चैप्टर इसमें है, इसमें 5 चैप्टर है। ठीक, तो 6 और 5 चैप्टर आपको याद रहे। इसमें पहला चैप्टर में क्या है, एग्जीक्यूटिव है, इसमें भी पहला चैप्टर में नहीं, सेकेंड चैप्टर में इसमें क्या है,
एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के इसमें है तो सेकेंड चैप्टर में, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन, ठीक है ना। आप देखेंगे तो पहला चैप्टर में डिफिनीशन है, किसका डिफिनीशन, तो स्टेट का 152 आर्टिकल में डिफिनीशन बताया गया, ठीक है ना। तो आप शुरू करते हैं हम लोग गवर्नेंस का अपने टॉपिक को, ठीक है। ठीक, तो हम लोग का गवर्नेंस यहीं पर कहाँ था, ऊपर तो था, ठीक ना। तो ये रहा गवर्नर, गवर्नेंस बोल रहा हूँ, गवर्नर का, ठीक, गवर्नर का। तो पहला क्या है, द गवर्नर ऑफ स्टेट में एक्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली की बात की गई, फ्रॉम द कंसल्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर कंसल्टिंग, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गवर्नर जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट कब करेगा, यानी वो कंसल्टिंग का करेगा फ्रॉम द कंसल्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन, यानी कब वो अपने आप से एक्ट करेगा कि भैया हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे। कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी असेंबली जो नियम कानून बनाती है। किसी भी स्टेट में असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यही लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं, ये नियम कानून बनाए। असेंबली का मतलब समूह होता है, ठीक है ना, ग्रुप होता है, ठीक। तो स्टेट में आप देखेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा बता दें, ठीक है ना। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक। और क्या होता है, स्टेट काउंसिल असेंबली होती है, 2 असेंबलियाँ होती है, ठीक ना। लेकिन कुछ स्टेट में काउंसिल होता है, कुछ स्टेट में काउंसिल नहीं है, ठीक ना। तो ये कितने स्टेट में काउंसिल है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यूपी के पास काउंसिल है, बिहार के पास काउंसिल है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि किसके पास विधान है, विधान परिषद है, किसके पास विधान परिषद नहीं है, ठीक ना। तो स्टेट यहाँ पर दोनों को, जो दोनों में बैठते हैं उन सबको एमएलए ही कहा जाता है। अब उसी तरह से जैसे सेंटर में थोड़ा सा देखते हैं, सेंटर गवर्नमेंट, और देखिए ये तो बाद में जब लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरिटी आनी चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पर देखिए, लेजिस्लेटिव वहीं पर बात करेंगे, ठीक ना। जब लेजिस्लेटिव आएगा तब हम बात करेंगे, नहीं तो फिर हो जाएगा, ठीक ना। और बड़ा हो जा रहे, ठीक। तो गवर्नर है द प्रूव इट द मेजोरिटी इन सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसको कंसल्ट नहीं करने के पड़ेगा लेजिस्लेटिव। और यहाँ पर प्रूव द मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मेजोरिटी नहीं है तो उसको प्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंटली काम कर। बाकी तो ये एड एंड एडवाइज की तरह काम करना पड़ेगा। वो आर्टिकल 164 में क्या है, कहा गया है कि गवर्नर जो है एड एंड एडवाइज के तहत ही काम कर सकता है, किसने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक ना, 164 में। और गवर्नर किस आर्टिकल में है, तो गवर्नर जो है 153, ये आर्टिकल याद है, इसी आर्टिकल में गवर्नर का जिक्र किया गया है। एक गवर्नर जो है एक या एक से ज़्यादा स्टेट में हो सकता है, ठीक ना। और हाँ, रिजर्व बिल, यानी बिल को रिजर्व करने के लिए कि वो हम प्रेसिडेंट को भेजेंगे, उसको लिए अपने मन से काम करता है। अब बिल को जो सेंट बैंक करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज सकता है कि अब भैया अब से देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तबीयत खराब इसीलिए डिले हो रहा था इस लेक्चर में, नहीं तो नहीं डिले होता, ठीक। सेकेंड, अंडर द विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर में रिजर्व द बिल, यहाँ पर बिल रिजर्व की बात कर रही है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200, कितना 200 आर्टिकल में वो कोई भी बिल आती है प्रेसिडेंट के, गवर्नर के पास, तो वो उसके पास ये पावर है कि वो क्या करेगा कि वो रख लेगा कि हम भैया इसको एसेंट नहीं है, इस पर साइन नहीं करेंगे, हम इसको इसको भेजेंगे कंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब कंसिडर कर लेंगे और परमिशन देंगे तभी हम इस पर निर्णय लेंगे, ठीक है ना, बाकी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको स्टेट और गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा। तो ये पुराना क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत से लोग गवर्नर नहीं हैं और बहुत से लोग गवर्नर हैं, ठीक ना। तो इस लिस्ट को आप करंट अफेयर से ही पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर हम क्लास चलती रहती है, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन वाइज, तो हम बहुत सारे उसमें गवर्नर का भी जिक्र करते हैं कि स्टेट का गवर्नर है, तो उसमें अब अभी असम और अब अभी पिछला अब देखें करंट अफेयर जो वीकली आया है संडे को, उसमें ही बहुत सारे गवर्नर का नाम जिक्र किया गया, ठीक ना। तो चलिए इस पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गवर्नर जो है प्रेजेंट टाइम का भी गवर्नर है, ठीक। लेकिन वेस्ट बंगाल का गवर्नर इस समय सत्यपाल मलिक नहीं है। गुजरात का गवर्नर फागू चौहान, और राजस्थान का गवर्नर कलराज मिश्री अभी नहीं। तो लेटेस्ट गवर्नर का हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं ताकि हमको और क्लियरिटी। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, सैयद
अब्दुल नज़ीर, क्या है, सैयद अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है, कवल्या त्रिविक्रम पर नायक। ये देखिए इस तरह से याद करने से नहीं होगा, इस न्यूज़पेपर पढ़ने से और करंट अफेयर बार बार वीडियो देखते रहने से याद हो जाएगा, ठीक ना। असम का लक्ष्मण आचार्य, असम का लक्ष्मण आचार्य जो हैं, ठीक ना, ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं आपका मणिपुर के भी हैं, ठीक ना, तो ये आपको याद रहे, मणिपुर के भी हैं। बिहार राजेंद्र अर्लेकर, छत्तीसगढ़ के रमन डेका, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात का आचार्य देवव्रत, हरियाणा का बंदारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड का संतोष गंगवार, पहले मिनिस्टर रहा करते थे, कर्नाटक का तावरचंद गहलोत, ये भी मिनिस्टर थे, अब कर्नाटक का गवर्नर बन गए, केरला का आरिफ मोहम्मद खान, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, मध्य प्रदेश का मंगू भाई C पटेल, महाराष्ट्र का CP राधाकृष्ण, देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है इसलिए आपको गवर्नर का नाम याद होना चाहिए। मणिपुर का लक्ष्मण आचार्य, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया। मेघालय का CH विजयाशंकर, मिजोरम का खम्भामपति हरिबाबू, नागालैंड ला गणेश, नागालैंड का क्या, ला गणेश, उड़ीसा का रघुवर दास, पंजाब का गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान का हरिबाहू बागड़े, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, तमिलनाडु का NV रवि, अभी ये भी न्यूज़ में रहते हैं, NV रवि, तेलंगाना का विष्णुदेव वर्मा, त्रिपुरा का नालू इंद्रसेन रेड्डी, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल जो बहुत पहले से और आज भी हैं, उत्तराखंड का गुरमीत सिंह, वेस्ट बंगाल का CV आनंद बोस, ये भी न्यूज़ में रहते हैं। देखिए जहाँ करंट, देखिए जो स्टेट न्यूज़ में है उनके गवर्नर का नाम याद रहे, ठीक ना। तो आप लोग करंट अफेयर देखते रहिए। हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो गवर्नर। जिस तरह से पार्ट 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में बोला गया है 52 आर्टिकल में, ठीक ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना। उसी तरह से गवर्नर को भी आर्टिकल 153 में बोला गया है कि स्टेट का हेड, ये तो इंडिया का हेड है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट का हेड है, ये गवर्नर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक ना। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर के द्वारा। गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन कहता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। विच कमीशन सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ स्टेट। देखिए जब हम स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, स्टेट और यूनियन रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलता है, स्टेट और यूनियन रिलेशन जो है वो हमको पार्ट 11 में मिलेगा। पार्ट 11 XI रोमन में ही लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रोमन में ही लिखा गया है, ठीक ना। तो रोमन में ही करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम, हाँ तो क्या बोल रहे थे कि हाँ पार्ट, देखिए हाँ पार्ट 11 की बात करते हैं। पार्ट 11 में जो स्टेट रिलेशनशिप है तो उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारे कमीशन हैं जो इंडिया स्टेट और यूनियन के रिलेशनशिप को बनाए रखने या उसको संतुलन बैलेंस करने के लिए कमीशन बनाया गया था। तो उसी में से एक कमीशन है सरकारिया कमीशन जो 1983 में बनाया गया था। और यहाँ पर बोला गया था कि जो स्टेट का जिस गवर्नर जो है उस स्टेट का पर्सन नहीं होना चाहिए, जिस स्टेट का वो गवर्नर है, ठीक। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के ऑफिस को ओथ कौन देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट को कौन करता है, तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये सभी स्टेटमेंट परीक्षा में पूछे गए होंगे तो उसी में से पूछा गया है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो स्टेट ऑफ हाई कोर्ट का ये देखिए, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कोलिजियन सिस्टम के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। उसको कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक ना। तो इसके बाद मतलब कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, तो इस गवर्नर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। ही हैड द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई मेंबर का क्या होता है, नॉमिनेशन नहीं होता है, ठीक ना। किस में होता है, तो होता है स्टेट काउंसिल में होता है, ठीक ना। काउंसिल स्टेट काउंसिल असेंबली में होता है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होता है, ठीक। तो बोथ इज का इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन सेम पर्सन इज अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ 2 या मोर स्टेट द इमोलूमेंट एंड अलाउंस पेबल टू गवर्नर शैल बी। यहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बना दे तो उसका जो सैलरी हो अलाउंस हो वो क्या होगा, ठीक ना।
एलोकेट होगा क्या, एलोकेट अमंग द स्टेट इन द सच प्रोपोर्शनल एज द प्रेसिडेंट में भी आर्डर डिटरमाइन, यानी प्रेसिडेंट ही बताएगा कि भैया तुमको हम रखे हैं तो हम इतना देंगे, चाहे तुम 1 के बनो, चाहे 2 के बनो, चाहे 3 के बनो, ठीक है ना, तो वो प्रेसिडेंट के डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, डिस्क्रेशनरी पावर गिवेन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, इंक्लूड क्या है डिस्क्रेशनरी पावर, यानी एक्स्ट्रा इसको पावर दिया गया है, तो ये किसी भी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेज सकता है। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, रिजर्विंग सर्टेन बिल, यानी प्रेसिडेंट रूल के लिए रिजर्व यानी कुछ बिल को सर्टन कर, बिल जो पास गई है लेजिस्लेटिव असेंबली से उसको रख लेगा, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कामा देना चाहिए था, इसलिए कामा न देने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव फॉर द कंसिडरेशन प्रेसिडेंट, ये क्या कर सकता है प्रेसिडेंट रूल बनाने के लिए, यानी इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में, ये बताइए, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। बाकी आप बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, द अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमूलगेट बाय द गवर्नर इज नेसेसरी बाय, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस प्रोमूलगेट करने की बात हो रही है, जब असेंबली जो है स्टेट असेंबली, ठीक ना, ऑर्डर जो है अप्रूव किसके द्वारा किया, जब ऑर्डिनेंस जब आ जाएगा गवर्नर के द्वारा, तो उस ऑर्डर को आगे बढ़ाने उसको, यानी उसमें तो 6 वीक का टाइम रहता है कि 6 मंथ का टाइम रहता है कि 6 मंथ तक इसको क्या बोलते हैं, आपको लॉ वैलिड रहेगा। जब गवर्नर क्या है 3(2) नहीं बोल रहा हूँ, 213 आर्टिकल के अंदर जब वो ऑर्डिनेंस ला देता है, जब सेशन लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में नहीं रहती है तब, तो इसका वैलिडिटी 6 मंथ का होता है, और 6 मंथ खत्म होने से पहले इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में लाना होता है। जब ये फिर वहाँ से पास हो जाएगा तो ये बिल हमेशा के लिए, नहीं तो ये एक्ट हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ला पाते हैं तो एक्ट 6 महीना के बाद खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है लेजिस्लेटिव असेंबली। Under which article of Constitution of India the governor has the power to promulgate ordinance during the session of the legislature? तो आर्टिकल 213, जब रिसेस, जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अपने सेशन में नहीं होगी, तो ये प्रोमूलगेट ऑर्डिनेंस लाने का पावर पर गवर्नर को 213 आर्टिकल के तहत है। अब प्रेसिडेंट को किसके तहत है, तो प्रेसिडेंट को 1, 2, 3 के तहत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का चैप्टर 4 में है, ठीक। जब चैप्टर 4 आप देखेंगे, चैप्टर 3 में है, ठीक ना, 4 नहीं, 4 में तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। 5 में कै गए, तो ये कौन है, चैप्टर 3 में है, एक ही आर्टिकल है बस, ठीक ना, तो याद रहे। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड गवर्नर क्या है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, करेक्ट है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर, हाँ जीवन, यानी जब गवर्नर प्रेसिडेंट चाहेगा कभी इनको लात मार के भगाना है तो भगा देगा, ठीक। लेकिन अब प्रेसिडेंट लात कैसे मारेगा, ये तो काम करता है एड एंड एडवाइज पर किसके, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जो हेड किया था पीएम के द्वारा। कौन सा आर्टिकल है, तो 76 क्या है, 76 नहीं 74, देखिए हम 74 में, 75 में तो पीएम है, 74 आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट एक्ट एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो आपको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को याद रहे, ठीक। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्लीजर, हाँ ठीक। तो अब ईच हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, थी हेड ऑफ स्टेट है एग्जीक्यूटिव पावर के साथ, ठीक ना। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पावर के लिए नॉमिनल हेड है, उसी तरह से ये नॉमिनल ये भी है, ठीक। रियल तो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक चुन किया ये। नॉर्मली होल्ड ऑफिस ऑफ 5 ईयर तक नॉर्मली है प्रोविधा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लात मार के भगा देगा, ठीक। प्रेसिडेंट कब चाहेगा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट इज मेड एज द पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 155 के तहत इसका अपॉइंटमेंट होता है, किसका, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ठीक ना। और 153 में बोला गया है ए स्टेट हैव द गवर्नर, ठीक, गवर्नर की बात की गई, लेकिन यहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। 1 इज लेवल एज द एसोसिएशन, अनदर लेवल एज द रीजन, यहाँ एसोसिएशन और रीजन की बात की गई है, ठीक ना। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्रेसिडेंट गवर्नर कैन नॉट बी
सूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की बात करें, आर लगाया है, ध्यान दीजिएगा। आर को हमेशा जब भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा परीक्षा में तो आर ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ बोला कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को बात करा, कैन नॉट बी सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द एनी एक्ट, यानी कोई भी एक्ट कर देते हैं तो इनको बुलाया, यानी कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर ये सिविल क्राइम करते हैं, सिविल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इनको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं तो इनको बुलाया जाएगा, जिसका प्रावधान है 40 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाएगा, फिर इसमें बहुत सारा इनको पद से फिर हटाया जाएगा, फिर इसका सू हो जाएगा, फिर कोर्ट में आएंगे, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड गवर्नर में बी डिसमिस फ्रॉम द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है, ये इम्पीचमेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का और इनको डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए इम्पीचमेंट में क्या होता है कि इनको पार्लियामेंट में बिल आती है, उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है ना। अब उस डिस्कशन के बाद इनको हटाया जाता है पूर्ण बहुमत के स्पेशल मेजोरिटी के साथ, इसलिए इस पर इम्पीचमेंट कहा गया है, ठीक। और यहाँ पर डिसमिस किया था क्योंकि इनको पोस्ट से लात मार के भगाया जाता है कि आप कुर्सी छोड़ो, ठीक है ना। इसमें ये आपका करेक्ट है, आर इज करेक्ट। नेक्स्ट, गवर्नर सैलरी अलाउंस आर गिवेन। देखिए इन सब की कोई भी अगर आपके जितने भी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट या जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर सबको क्या मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है, ठीक, स्टेट का मिल रहा है, क्योंकि स्टेट का काम करेंगे तो स्टेट फंड से, सेंट्रल काम करेंगे तो सेंट्रल के। नो क्रिमिनल प्रोसीडर शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर ये किए हैं तो इन क्यों नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ बोला नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज, हाँ टर्म के आप हैं तो इनको नहीं किया जाएगा, इनको पहले इनके ऑफिस से हटाया जाएगा तब किया जाएगा। द इमूलमेंट एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिसमिस ड्यूरिंग हिज ऑफिस, करेक्ट है, ठीक है ना। जब ऑफिस में तो उनका कैसे आप किसी आदमी जो ऑफिस में जॉब कर रहा है एक तरह से, तो उसका सैलरी अलाउंस कैसे आप ख़त्म कर देंगे, नहीं कर सकते हैं ना, तो मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर जिएगा कैसे। नेक्स्ट, टू whom इज द गवर्नर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट कहेगा कि भैया उठ बैठ जाग तो करना है। हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश, यानी जब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक वो ऑफिस में रहेंगे, नहीं तो लात मार के भगा देगा, तो गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ, इम्पीचमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कोई भी नहीं, किसके, तो गवर्नर के लिए। हु आर द फर्स्ट वुमन गवर्नर, तो फर्स्ट वुमन गवर्नर किसको बात, तो सरोजिनी नायडू। इनको क्या बोला गया है, हिस्ट्री में इनको बोला गया है, बहुत सुंदर वर्ड दिया गया है। जिस तरह से आपका लता मंगेशकर को स्वर कोकिला बोला गया, उसी तरह से इनको भी एक वर्ड उपाधि दी गई है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए तो जाने, ठीक है ना। सब हम ही बताएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या, ठीक। 13 फरवरी 13 फरवरी इज सेलिब्रेट वुमन डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ सरोजिनी नायडू। आप याद कर लीजिए सरोजिनी नायडू के बाद के 13 फरवरी मनाया जाता है। हु इज नॉट अपॉइंट बाई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एक हाई कोर्ट का जज, यानी जज नहीं अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नर के द्वारा। ये कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, कोलिजियन सिस्टम से होता है। द मेन फोर्स फार्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट मेन फोर्स फार्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द वर्क स्टेट। तो सेक्रेटरिएट जो होता है, प्रेसिडेंट का भी सेक्रेटरिएट होता है, इसका भी सेक्रेटरिएट होता है, ठीक है ना। अब बात आ गई लेजिस्लेटिव की, स्टेट लेजिस्लेटिव की बात आ गई, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करने से पहले हम लोग बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट, हम अब छोटा लिखेंगे, यूजी लिखेंगे बस, ठीक ना। यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे लिखेंगे एसटी, छोटा फॉर्म एसटी गवर्नमेंट, ठीक ना, समझने से मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब इस यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इस, और यहाँ पर लिखेंगे लेजिस्लेटिव एलजी, फिर जुडिशरी। उसी तरह से स्टेट में होता है एग्जीक्यूटिव, फिर उसी तरह से लेजिस्लेटिव, फिर उसकी उसी तरह से आपका जुडिशरी, ठीक। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात की है तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कितने में, तो पार्ट 5 में।
स्टेट गवर्नमेंट कितने में है, तो पार्ट 6 में। कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं। ठीक, अभी यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट का जितना भी है वो क्या, कौन सा पार्ट में, तो आपका देखेंगे पार्ट 5 में कितने आर्टिकल हैं, तो आपका 52 से लेके अब तक याद होना चाहिए 151 तक। हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर है पार्ट 6 में कितना में, तो 152 से लेके कितना, तो 237 तक। ठीक, इतना आपका इसमें है। अब बात है इसमें एचक्यूटी की, तो इसमें एचक्यूटी की बात की है, तो एचक्यूटी में कितने हैं, तो आप खुद सोचिए 52 से लेके, ठीक, 52 से लेके एचक्यूटी में, और यहाँ पर नहीं लिखते हैं ना, तो जगह ही नहीं मिलेगा। एचक्यूटी में 52 से लेके कहाँ तक है, 78 तक क्या है, एचक्यूटी का आर्टिकल है। लेजिस्लेटिव का कितना है, तो 79 से लेके, ठीक, 79 से लेके 122 तक, कितना, 122 तक। जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी का कितना है, 124, ठीक, 124 से लेके 147 तक। जगह नहीं मिलेगा इसलिए इसको छोटा लिखते हैं, तो 124 से लेके 147 तक जुडिशरी है। ठीक, अब आती है, अब स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में एचक्यूटी की बात की है, तो एचक्यूटी में हम देखते हैं कि ये हैं 153 से लेके 153 से लेके 167 तक। ठीक, अब लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, ये किस में है, चैप्टर, एचक्यूटी किस में है, चैप्टर 2। ठीक, लेजिस्लेटिव किस में है, चैप्टर 3। ठीक, अब कितने, चैप्टर 3 में कितने आर्टिकल की बात की गई है, तो इसमें हम देखते हैं तो 168 से लेके 168 से लेके 212 तक। ठीक, 212 तक। ठीक, अब जुडिशरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की जाएगी, और इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट की, दोनों की बात, हाई कोर्ट और इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं। ठीक, तो आपको मालूम हो गया, तो हम इसमें आप लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं, किसकी, लेजिस्लेटिव यानी चैप्टर 3 की बात करेंगे। ठीक, तो चैप्टर 3 में कहाँ से कहाँ तक, 168 तक। ठीक, तो चलिए अब एक चीज़ और बताते हैं, ये भी हटाएंगे तो सब मिट जाता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब हम वहाँ पर लेजिस्लेटिव की बात करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनियन लेजिस्लेटिव लेग। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं हम स्टेट, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक, किसमें है, तो पार्ट, ये स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट 6 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये किसमें है, तो पार्ट 5 में। ठीक, और किसमें, पार्ट 5 का चैप्टर 2 है। ठीक, और ये क्या है, पार्ट 5 का चैप्टर 3। इतना समझ में आ गया। और इसका आर्टिकल कितना है, इसका आर्टिकल देखिए, बार बार इसी लिख रहा हूँ, 168 से लेके, ताकि याद हो जाए, 1 से 2 212 बार बार इसी लिख रहे, याद हो जाए। अब इसका यूनियन लेजिस्लेटिव का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 179 से लेके 122 तक, इतना है। ठीक, अब बात आ गई यूनियन लेजिस्लेटिव को समझ लेते हैं। तो यूनियन लेजिस्लेटिव को अगर समझते हैं, तो यूनियन लेजिस्लेटिव में इसको बोला गया है, यूनियन लेजिस्लेटिव को ही बोला गया है पार्लियामेंट। ठीक है ना, अब पार्लियामेंट बोला गया है, और इसके क्या होता है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को बोलते हैं हाउस। ठीक, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, समझ में आया। तो यूनियन लेजिस्लेटिव में आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हाउस में क्या होता है, इसको बाई कैमरल भी बोला गया है। तो हाउस में 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपको अब याद आ गया होगा कि हाउस का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हाउस का क्या है, मेंबर नहीं है, क्या मेंबर नहीं है, हाउस का मेंबर नहीं है।
ठीक, इतना। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सेम वही क्राइटेरिया है, ठीक ना। क्या है, इसको भी क्या बोला जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव बोला जाएगा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कहानी है। क्या है, यहाँ पर भी दो पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट जिसको गवर्नर बोला जाता है, ठीक, और दूसरा पार्ट में, ठीक, गवर्नर, दूसरा पार्ट में हम बोलेंगे हाउस, ठीक, हाउस। अब हाउस में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक है, दो हाउस हैं, ठीक ना। क्या, इसमें भी दो हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी, ठीक ना। लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। सब मिट गया, अब दोबारा नहीं लिख सकते, तो यही चीज़ हम बता रहे थे, ठीक ना। ठीक, तो यही हम देखे थे, अब उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली का तो पार्ट है, ठीक ना। लेजिस्लेटिव जो है उसमें तो है, लेकिन उसका मेंबर नहीं है, ठीक। तो याद है, मेंबर को क्या बोलते हैं, ये दोनों एलसी और एलए में, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, एमएलए। तो इसमें क्या बैठते हैं, एमएलए, और इसमें जो बैठते हैं उसको एमएलसी। अरे हाउस में एमएलए, इसमें बैठेंगे तो एमएलए, एमएलए, ठीक। इसमें बैठेंगे तो एमएलसी, ठीक ना, तो आपको मालूम रहे, ठीक ना। ये इसमें बैठेंगे उसको क्या बोलते हैं, इसमें बैठने वाले को बोलते हैं एमएलसी। लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली में बैठने वाले को एमएलए बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका इतना बेसिक कंसेप्ट था। तब ये गवर्नर देख रहे हैं, तो गवर्नर ये लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, लॉ बनाना, एक्ट बनाना। तो गवर्नर क्या है, दोनों काम कर रहा है, क्या, एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेटिव का भी, दोनों काम का है। क्योंकि जब भी हाउस से, इस हाउस जो है, हाउस से बिल पारित होगा, ठीक ना, तो जब बिल पारित होगा तो वो बिल कहाँ जाएगा, इस दोनों हाउस, इस हाउस से पारित होने के बाद यहाँ पर जाएगा असेंट करने के लिए। तो गवर्नर क्या करेगा, असेंट करे, या तो उसको रिफर कर दे रिकन्सिडर के लिए, या तो उसको रख लेगा कि हम इसको भेजेंगे राष्ट्रपति को, वहाँ से हम सुझाव विचार विमर्श कर लेंगे, तो हम फिर आपको इस पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, ठीक। अब इतना क्लियरिटी आ गई, तो चलिए देखते हैं क्या अब क्वेश्चन हमारा डिस्कशन है। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट कितने में है, तो पार्ट 6 में है। कितना चैप्टर कौन सा है, तो 3rd चैप्टर है। तो ये परीक्षा में अगर पूछ दिया गया आरओ में, एआरओ में, वनडे में, तो फिर आप लोग बेहोश मत होइएगा, क्योंकि ये कहीं जल्दी क्लियर नहीं, बुक में नहीं जल्दी मिलता है, ठीक। मिलता है लेकिन आप लुसेंट में इस सब में नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड द मीटिंग। 10 मेंबर चाहिए, या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। मिनिमम 10 मेंबर होना चाहिए, ठीक। या तो बहुत बड़ा असेंबली है, बहुत बड़ी, तो उसमें क्या है, 1/10 होना चाहिए, तब जाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू 1/10 कब होगा, जब बहुत ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 400 मेंबर हैं, ठीक ना। अब 400 मेंबर हैं, तो 400 मेंबर का 1/10 लिया जाएगा। आज इसमें तो कम है, तो उसमें कम से कम 10, ठीक ना। According to which article of the Constitution of India the Chief Minister is अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर। तो 164 आर्टिकल जो बोलता है कि चीफ मिनिस्टर होंगे, और इसमें और भी जो है मंत्रियों के बारे में बताया गया है जिसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब कौन सेलेक्ट करेगा, तो चीफ मिनिस्टर बताएंगे कि हम इनको मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और गवर्नर उनको अपॉइंटमेंट करेगा। तो 164 में आपको याद रखना चीफ मिनिस्टर है। अब इसके अपोजिट जस्ट प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होता है कौन सा आर्टिकल में, तो प्रधानमंत्री होता है आपका 75 में। अब याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसान सा ट्रिक है, अभी नहीं बताऊंगा बाकी, ठीक ना, क्योंकि अभी बता दूंगा तो याद नहीं करेंगे, इसलिए याद कीजिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सबका डिस्कशन करेंगे। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूट किसके द्वारा कंस्टिट्यूट हुआ था, अभी मैं सब कुछ डिस्कशन किया किसके द्वारा। तो सबसे पहले जिसमें दो हाउस होता है और गवर्नर होता है, तो ठीक ना, तो गवर्नर हो गया, और हाउस में स्टेट
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एल हो गया, और कुछ जगह एलसी भी है, ठीक, लेकिन हर जगह नहीं। तो गवर्नर हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और काउंसिल एलसी भी हो गई, ठीक, एल एलसी, ठीक। तो एल एलसी जो हर स्टेट में नहीं स्टेट स्थिर है। कौन से स्टेट में स्थिर है तो आपको मालूम होना चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, तो अब कितने में है, तो अब इस समय केवल 6 स्टेट में ही है। कितने में? 6 में। तो आपको ये बताना है कमेंट करके। अगर आगे मिलेगा तो डिस्कशन कर देंगे, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करेंगे। विच इज अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इन काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर चैम्बर, अपर हाउस बोला जाता है। जिस तरह से पार्लियामेंट में राज्यसभा को बोला जाता है कि ये अपर हाउस है, और लोकसभा को बोला जाता है कि लोअर हाउस है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहता है अपर हाउस है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है उसको लोअर हाउस, ठीक ना। अपर राज्यसभा किस में है? तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा किस में है? तो आर्टिकल 81 में है। और बात रही लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये बताइए कौन से आर्टिकल में है। आपका काम कुछ नहीं, कमेंट करता ही नहीं है कोई यार, बस खाली देखते हैं छोड़ देते हैं। कमेंट करो, थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थोड़ा छोटा का छोटा रह गया, इसीलिए मैं नई वीडियो बना पाता, मन नहीं करता है, कौन बनाए, ठीक है ना। मेहनत लगती है, एक तो तबीयत भी खराब, उसमें से बनाओ फिर बहुत उसका मोटिवेशन नहीं मिलता है वास्तव में। कब कोई देखेगा तो लगता है यार लोग देख रहे हैं, निर्भर हो आप, लोग देख रहे हैं, चलो बना देते हैं। कोई देखता ही है तो क्या बनाएं। व्हाट इज ए पीरियड फॉर द देखने का बात नहीं है, कोई उसको लाइक नहीं करता है, शेयर नहीं, कमेंट नहीं, कुछ नहीं करते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं। पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द डिटेन ऑफ ऑर्डिनरी बिल 4 मंथ, ठीक है ना। ऑर्डिनरी बिल के लिए 4 मंथ का लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए टाइम दिया गया है। विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रपोज। देखिए जिस तरह से लोक पार्लियामेंट में, यूनियन लेजिस्लेटिव में आपका मनी बिल लोकसभा में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद उसको राज्यसभा को भेजा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होगा, और अगर एलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसको भेजा जाएगा। लेकिन कितने दिन के लिए? तो 14 दिन के लिए। इसमें भी 14 दिन के लिए। राज्यसभा का मन करता है तो कुछ इस कमेंट करेगा, नहीं करेगा, कुछ भी करे, 14 दिन खत्म होते ही क्या होगा? मनी बिल पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आप पीछे का लेक्चर देख लेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी, और आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी, ठीक ना। फिर भी मैं इसको रिपीट करते जा रहा हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको क्या किया जाएगा? प्रपोज किया जाएगा। पहली बार उसको हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लाया जाएगा, क्योंकि यही मेन है, ठीक। एलसी मेन नहीं है। उसी तरह से लोकसभा मेन है मनी बिल के लिए, राज्यसभा मेन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं, हम हाँ करें ना करें, केवल फॉर्मेलिटी होती है कि 14 दिन को दे दो भैया, 14 दिन वो भी जान ले कि हाँ ये हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है। लेवल फर्स्ट, द कोर्ट आर द barred फ्रॉम द इंक्वायरी इनटू एडवाइज रेंडेड बाय द मिनिस्टर टू गवर्नर। There is no provision in the Indian Constitution for the system of legal responsibility of the minister in state। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है स्टेट, ठीक ना। और यहाँ पर कोर्ट का राय बैरड किया गया है, यानी कोर्ट को यहाँ पर रोक दिया गया है कि भैया आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो। इनटू एडवाइज रेंड बाय द मिनिस्टर टू, यानी कौन सा मिनिस्टर जो है गवर्नर को एडवाइस जो दिया गया है, तो ये बात सही है, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है कि नो प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर जो है इसके स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है लीगल, तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, तो है, ठीक ना। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। करेक्ट है, लेकिन यहाँ बोल रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असोसिएशन, मतलब कि इसका अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर ये क्या है, देयर इज नो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोविजन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिनिस्टर इन दिस स्टेट। तो अगर ये इनको, ठीक, हाँ सही है, करेक्ट। लेकिन ये रिलेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर बात बोल रही है, यहाँ पर बात बोला जा रहा है कि कोर्ट को रोका जा रहा है कि भैया आप गवर्नर मिनिस्टर जो है गवर्नर को एडवाइस दे रहा है, उस पर आप नहीं इंक्वायरी कर सकते कि क्या एडवाइस दिया गया, ठीक। और यहाँ बोल रहा है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, ठीक।
तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें क्या रिलेशन कोई बन रहा है? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये घटना चक्र में प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन रहता तो रीजन बताता ना, क्या रीजन बताता कि क्यों क्यों कोर्ट गवर्नर को मिनिस्टर के एडवाइस को इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं, तो ये यहाँ पर ये घटना चक्र का मिस प्रिंट है, ठीक है ना। आप इसको दिशा पब्लिकेशन की जो आती है IAS की एग्जाम की बुक जो आता है मोनाल पटेल के द्वारा, उसमें देखेंगे तो आपको रियलिटी मिल जाएगा, या तो उसका उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये कब पूछा है इसका उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट है, आप सोचिए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ स्टेट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। मनी बिल जो होती है जब भी आएगी तो गवर्नर से पूछ के आएगी, ठीक है ना, और बिना पूछे उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गवर्नर से पूछना। उसी तरह से आप प्रेसिडेंट से बिना पूछे मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है लोकसभा में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन विधान परिषद इन स्टेट। आर्टिकल 171 बोलता है कि विधान परिषद होगा, ठीक। क्या होगा? विधान परिषद होगा, ठीक। 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। द राइट मेथड टू स्टेबलाइज करना और कैंसिल करना द सेकेंड चैम्बर ऑफ स्टेट। देखिए, स्टेबलाइज करना और उसको कैंसिल करना सब किसके हाथ में? तो पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बदलाव कर सकती है, स्टेट को पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तुम छेड़छाड़ कर दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कौन अमेंडमेंट करने को पावर दिया गया? पार्लियामेंट को। कौन सा आर्टिकल में? 368, ठीक ना। तो यहाँ याद रहे, फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबलाइज। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसको क्या एबलाइज किया जाता है, ठीक है ना। एलसी की बात है, असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद है, इतना ध्यान दे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ये बार क्या हो 5 साल के बाद चुन के आते हैं और 5 साल रहते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन पर जाते हैं, मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये काउंसिल है, इसमें क्या होता है कि 6 साल तक ये मज़ा लेते हैं और 1/3 जो है रिटायर होते हैं। 2/3 क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल पर, ठीक ना। ठीक, इसको अगले बार मिलेंगे तो इस पर और भी डिस्कशन बढ़िया से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, बस टाइम बहुत भी ज़्यादा हो गई अब। विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक ना। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो यहाँ बोला कि 1/3 मेंबर होना चाहिए किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। रोक रहा है कि भैया अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 50 मेंबर है तो इसका 1/3, ठीक ना, जो मेंबर होना चाहिए किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये बात कह रहा है, ठीक। अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एट लीस्ट 40 मेंबर, 40 मेंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, इन द स्टेट ऑफ इंडिया, किसमें? स्टेट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल कीवर्ड है, कैन बी क्रिएट एंड कैन बी एबलाइज बाय पार्लियामेंट के द्वारा एज पर रेजोल्यूशन पास बाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। हाँ, स्टेट अगर ये तो प्रोसेस है, लेकिन पार्लियामेंट ही करेगा। रेवोल्यूशन पास भी कर दे तो कोई मतलब नहीं है। वेस्ट बंगाल तो कहीं से रेवोल्यूशन पास करके बैठी है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और कौन सा आर्टिकल के तहत ये पार्लियामेंट को पावर है? तो 368 में किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो, ठीक ना। द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन एंड एबोलाइशन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट 169 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा। लेकिन इसको पार्लियामेंट किस पावर से बनाएगी? तो 368 जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट, देखिए याद कर लीजिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलना होगा तो वहाँ पर पार्लियामेंट को पावर ही मिलता है 368 से, ठीक है ना। और 368 से पावर लेके वो किसी भी आर्टिकल को मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
above resolution adopted by the State Legislative Assembly under the Article 169 of Constitution of India for Abolition State and State Legislative Council 169 में होता है, ठीक है ना। क्या, it does not impose the obligation on union government to take action for initiative legislative in parliament, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट पर यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा सकता कि भैया तुम बढ़िया से बनाओ, ठीक है ना। तो 169 जो पार्लियामेंट को लगेगा कि ज़रूरत है तो बना देगी, नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाएगी, आप चिल्लाते रहो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कहीं से चिल्ला रही है कि भैया हमको बना दो बना दो बना दो, लेकिन वेस्ट बंगाल में आज तक नहीं है, ठीक ना। ठीक, तमिलनाडु भी चिल्लाता रहता है, सबको चाहिए, क्यों चाहिए उसका रीज़न है, ठीक है ना। उसका रीज़न जब हम आप पढ़ते हैं मेंस का तैयारी करेंगे तो उसमें रीज़न मिलता है, या तो करंट अफेयर देखते रहिए उसमें मिलेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा आर्टिकल है जो मज़ा आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट 168 के तहत स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 178, सैलरी अलाउंस ऑफ मेंबर 195 आर्टिकल में है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल 110 में है, ठीक ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू रूल ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर द मोशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है ना, लेकिन ये सभी जगह लागू होगा। अगर ये राजस्थान को हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्पीकर कंसेंट नेसेसरी टू मेक द मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द स्पेसिफिक मैटर फॉर रिसेंट अकर नॉट मोर देन वन सच मोशन शैल बी मेड एट द सेम सिटिंग, ठीक ना। तो ये आपका रहा, और आज यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा 1 घंटा के आसपास हो गया, तो लोग फ्रेंड चिल्लाए थे कि 1 घंटा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। तो मिलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, तबीयत भी टन हो गई है थोड़ा, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।